आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 8th के सिविक्स में चैप्टर 4 को देखेंगे। कानून के बारे में समझेंगे कि कानून क्या है और जो कानून की समझ के तहत हम देखेंगे कि कानून का निर्माण प्रक्रिया क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम कानून की परिभाषा को देखते हैं। कानून ऐसे नियम होते हैं जिसका पालन सभी को करना पड़ता है और यह देश में व्यवस्था और न्याय सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो कानून का जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल है कि कानून एक नियम होता है जिसका पालन समाज के सभी लोगों को करना पड़ता है और ये कानून जो है देश के व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम देखते हैं कि कानून के पीछे कुछ सोच है जिस वजह से इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि समाज जो वर्तमान स्थिति में है वो कानून की वजह से ही है। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके लिए न्याय का भी प्रावधान किया गया है। कोर्ट और पुलिस जैसी संस्थाएं हैं यहाँ पे जो इन चीज़ों का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो भारत में कानून का जो शासन है ये किस प्रकार से आया। तो आपको पता होगा कि भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में, ये एक लंबे संघर्ष के बाद में भारत आज़ाद हुआ था। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्हें हम राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं और इन सब ने अंग्रेजी शासन के समय में देखा था कि किस प्रकार से रूल ऑफ लॉ नहीं होने के कारण, यानी कानून का शासन नहीं होने के कारण भारतीयों का शोषण होता था। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कानून बना करके भारतीयों का शोषण किया गया था, जो कि एक भेदभाव आधारित कानून हुआ करता था। इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में विभेद किया जाता था। तो राष्ट्रवादी ने जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो संविधान सभा बनी और संविधान का निर्माण हो रहा था। तो स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं हो, इसके लिए ऐसे प्रावधान किए कि मतलब ऐसा न हो कि जो सत्ता है उसका किसी सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जाए। कानून का शासन लागू करने की बात की गई और कानून में ऐसे प्रावधान किए गए कि आगे आने वाले समय में जो है भारत में कानून का शासन होगा, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून में के अनुसार किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो इस प्रकार से भारत में कानून के शासन की व्यवस्था की गई। कानून के उल्लंघन पर जो है निश्चित सज़ा का भी प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। आइए अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में असंख्य कानून था तथा सज़ा का प्रावधान भी उस समय जो है जाति आधारित था। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे वो निम्न जाति के साथ भेदभाव करते थे और उनके द्वारा जो है अलग अपना जो धार्मिक जो कुछ टेक्स्ट हैं, जो धार्मिक पुस्तक है, उनका हवाला दिया जाता था। तो इन सभी चीज़ों को समाप्त करके वर्तमान समय में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया जहां कानून का शासन है और कानून के शासन से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप अगर कोई अपराध करते हैं तो आपको भी उस अपराध के लिए वही सज़ा मिलेगा जो कि एक ताकतवर व्यक्ति को मिलेगा और एक समाज के उच्च वर्ग को मिलेगा। यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। आप अगर कोई अपराध करते हैं तो समान अपराध के लिए समान जो है दंड का प्रावधान किया गया है। अब हम एक और यहाँ पे कानून की चर्चा करते हैं जो कि अंग्रेज़ों के समय का था। रॉलेट एक्ट का नाम सुना होगा आपने और जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना होगा। रॉलेट एक्ट जो है
ये कानून अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया था और 10 मार्च 1919 को इसे लागू किया गया था। इस क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जो क्योंकि ये लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन नेता की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को सभी जो है जालियांवाला बाग में जो है सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पे एकत्रित थे और जनरल डायर जो ब्रिटिश फौजी के टुकड़ी के कमांडर थे, उन्होंने परमिशन दिया और जालियांवाला बाग में जो है वहाँ पे गोली चलाया गया और इसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी कानून जो है समाज की भलाई के लिए नहीं होता है कभी कभी, लेकिन ये जो कानून जिस कानून का एग्जाम्पल है ये उस समय के है जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन आज़ादी के बाद जो राष्ट्रवादी जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जो कि रूल ऑफ लॉ लागू किया गया, कानून के समक्ष जो है सभी समान है। इन चीज़ों को देखते हुए ही किया गया था, पीछे की घटनाओं को सीख लेते हुए भी इन चीज़ों को किया गया था। अब साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारतीय कानून की क्या विशेषता है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत जब आज़ाद हुआ तो संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा में देश के लिए संविधान बनाया देश के लिए, और संविधान में क्या प्रावधान किया गया, तो देश को चलाने के लिए प्रावधान किया गया था। यानी देश किस प्रकार से चलेगा, इन चीज़ों का प्रावधान संविधान में किया गया था। और रूल ऑफ लॉ जो स्थापित है देश में, यह प्रावधान भी संविधान के अंतर्गत ही किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल न हो, इसकी गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया। दूसरा, कानून का शासन जो है स्थापित किया गया भारत में। कानून की नज़र में जो है सभी बराबर होंगे, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ कानून के उल्लंघन पर निश्चित सज़ा का प्रावधान जो है भारतीय कानून में जो है किया गया है। और कानून कैसे बनता है, इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। भारतीय कानून की विशेषताओं के बारे में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कानून का शासन है, इसको आप याद रखिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसके ऊपर में कई बार अलग से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, या फिर कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय कानून के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताइए। तो आप बता सकते हैं कि कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, और कानून के उल्लंघन पर जो है निश्चित सज़ा का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अब हम देखते हैं कि कानून कौन बनाता है और कानून किस प्रकार से बनता है। तो कानून बनाने का कार्य अगर मैं हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि विधायिका कानून निर्माण करने का कार्य करती है। विधायिका से तात्पर्य है, विधायिका हम उस संस्था को कहते हैं जो कानून बनाती है। जैसे कि संसद, जो केंद्र स्तर का कानून जो है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, और राज्य में ऐसे ही जो होता है वो विधानसभा होता है। इसे हम राज्य विधायिका कहते हैं। यानी विधायिका एक ऐसी संस्था है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रोसेस के तहत जो है कानून का निर्माण किया जाता है। भारत में कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है और सांसद बिल पर चर्चा करते हैं। यानी कि विधायिका में सबसे पहले जो है एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, उस बिल के ऊपर में जो है संसद में जो है चर्चा किया जाता है, और चर्चा होने के बाद में उसको जब दोनों सदन से, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सदन से इन पास हो जाता है तो फिर ये जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद में कोई भी जो बिल है, कोई भी जो विधेयक है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है भारत में कानून का निर्माण होता है। विधायिका आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, और जो राज्य विधायिका है इनका जो भाग है विधानसभा है और विधान परिषद है, जो कि सभी राज्यों में नहीं है। कुछ एक राज्य में विधान परिषद है और राज्यपाल, यानी 3 अंग जो महत्वपूर्ण है वो केंद्रीय विधायिका का भी है और राज्य विधायिका का भी 3 अंग है। जिस प्रकार से
केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति लास्ट में महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी जो है जब विधानसभा से पास हो जाता है, विधायिका से पास होने के बाद में राज्यपाल की स्वीकृति किसी भी कानून के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। अब देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रवादियों ने न्याय के विचार आधारित जो है कानून का निर्माण किया था। राष्ट्रवादी मजबूरी में ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून को मानते थे। आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों का सरकार था, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो हम एक गुलाम थे। भारत जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम था, अंग्रेज़ों का। तो उस समय जो अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता था भारतीयों के द्वारा, वो मजबूरी में ही उन चीज़ों को फॉलो किया जाता था। आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रवादियों ने न्याय के विचार पे आधारित जो है कानून का निर्माण किया और संविधान निर्माण के बाद ऐसे कानून का निर्माण किया गया। संविधान के आधार पे जो है ऐसे कानून का निर्माण किया गया जहाँ पे क्या होगा, तो रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कानून का शासन होगा। नए कानून किस तरह बनाए जाते हैं, अभी हमने चर्चा किया, प्रोसेस के बारे में देखा। लेकिन जो इनका अगर देखा जाए कि कानून जो है वो कैसे, मतलब ये सोच कैसे आता है कि इन चीज़ों के ऊपर में कानून बनाया जाए। आपके पुस्तक में, आपके चैप्टर में जो है 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है। एक जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो विधेयक है उसके बारे में बताया गया है 2005 के बारे में। आप देखिए यहाँ पे 2005-6 के बारे में। पहला, घरेलू हिंसा को लेकर के जो है इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है ये कानून जो है एक प्रक्रिया के तहत लंबे समय अंतराल लोगों के द्वारा किए जाने वाले मांग के बाद में जा कर के ये जो है आया था और संसद में पेश हुआ था और इसके ऊपर में कानून बनाए गए थे। उन्हीं प्रक्रिया को हम समझते हैं। समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून निर्माण की आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले आवाज़ जो है निर्माण के लिए आवाज़ कहाँ से उठाया जाता है, तो समाज से उठाया जाता है। कोई समस्याएं होती हैं उनके लिए, उस चीज़ के लिए जो है समाज के द्वारा ही मांग किया जाता है। और इसके बाद में जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि जिनका हम चुनाव करते हैं, ये प्रतिनिधि आपके राज्य स्तर पे जो है विधायक होते हैं और केंद्रीय स्तर पे सांसद होते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि है, ये मांगे आपके प्रतिनिधि तक पहुंचती है और ये प्रतिनिधि कहाँ पे इन चीज़ों को रखते हैं, तो विधायिका में रखते हैं। और विधायिका में जब ये बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो ये कार्यपालिका के पास में जाता है। कार्यपालिका क्या काम करती है, तो लागू करने का कार्य करती है। किस चीज़ को, कानून को जो विधायिका के द्वारा बनाया गया है। फिर जब कार्यपालिका इस चीज़ को लागू कर देती है तो ये वापस से कहाँ, समाज के ऊपर में लागू कर दिया जाता है। और जब समाज में अगर इस चीज़ को कोई तोड़ता है तो इन चीज़ों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कानून का संरक्षण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है मांग से लेकर के, समाज में उठी हुई मांग से लेकर के कानून बनने, विधायिका के द्वारा बनाया जाना, फिर कार्यपालिका के द्वारा लागू करना, फिर समाज के ऊपर में लागू होने के बाद में न्यायपालिका जो है इन चीज़ों को संरक्षण प्रदान करती है। इसके बाद में अगर देखें तो आपके बुक में जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो 2005 का जो कानून है, इन चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ देखिए कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? अब देखिए घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य होता है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य है बहुत समय तक भारतीय संविधान में इन चीज़ों का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद के वर्षों में जब सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का मांग हुआ, तो तब जाकर के संसद में जो है इस चीज़ को लेकर के कानून बना। यानी कि आप घरेलू हिंसा के से तात्पर्य है कि आप किसी महिला के साथ में जो है उनके साथ में मार पिटाई नहीं कर सकते हैं, उनका आप शोषण नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनको आप समाज में दबा के नहीं रख सकते हैं। इन चीज़ों को घरेलू हिंसा के तहत जो है माना गया। बाद के वर्षों में ऐसी ही चीज़ें आया कि जैसे घर में चीज़ें होती है, ठीक उसी प्रकार से कई बार जो ऑफिस होता है वहाँ भी महिलाएं कार्य करती है, वहाँ पे भी वो हिंसा का शिकार होती है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी जो है कानून बनाए गए।
और इन सभी कानून का जो जड़ है वो समाज की मांग थी। जो समाज से पहले मांग आरंभ होता है, फिर उसके बाद में वो प्रतिनिधि जो आपके होते हैं, जिनको हम चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, वो उन चीज़ों को विधायिका में रखते हैं और फिर उसके बाद में कानून का निर्माण किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसके इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? अब देखिए, लोगों को कानून के बारे में अवगत कराने के लिए जो किया जा सकता है वो संचार माध्यम सबसे उपयोगी माध्यम है। यानी कि आप टेलीविज़न पे इन चीज़ों के बारे में कार्यक्रम चला सकते हैं, प्रचार के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से लोग इन चीज़ों को लेकर के जागरूक होंगे और उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल सकेगा। इसके बाद में आप जो है ये देखेंगे कि ऊपर जो पटकथा है, इन चीज़ों को पढ़ के लोगों के दो तरीके अब पूछ रहे हैं कि लोगों को कौन से दो तरीके अपनाना चाहिए संसद के ऊपर में दबाव बनाने के लिए। संसद के ऊपर में दबाव बनाने के लिए किसी चीज़ को लेकर जो दो तरीका है, वो आप जो है जन आंदोलन चला सकते हैं, जन आंदोलन, और साथ ही साथ आप जो है संचार माध्यम के तहत जो है अभिव्यक्ति के आज़ादी के तहत जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से, या आपकी अगर कुछ मांगे हैं तो आप जो है किसी अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से आप जो है सरकार से इन चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से संविधान का रक्षा करने का कार्य भी कहा जा सकता है। और लोगों का ये अच्छे नागरिक समाज में जो है लोगों का एक दायित्व होता है कि वो सरकार के काम को देखे और साथ ही साथ अगर सरकार कुछ गलत स्टेप लेती है तो उन चीज़ों की निंदा करें। इससे सरकार के ऊपर में एक प्रकार से अप्रत्यक्ष जो है नियंत्रण नागरिक समाज के लोगों का माना जाता है। अब आइए एक और हम अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में समझते हैं। देखिए, कानून जो है हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। कभी कभी होता है कि कोई सरकार मान लीजिए अपनी मनमर्जी के अनुसार कुछ गलत कानून भी बना ले। जैसे कि यहाँ पे एक अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया है दमनकारी कानून के बारे में। वहाँ एक एग्जाम्पल है, रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी महिला के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से 1955 में एक श्वेत व्यक्ति ने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। जो रोज़ा पार्क्स थी वो अफ्रीकी महिला थी, यानी कि वो ब्लैक वुमन थी। और जो श्वेत व्यक्ति थे उनका मानना था कि जो पहले वहाँ पे एक ऐसा कानून था, ऐसा चलन था कि श्वेत को जो है अच्छा माना जाता था और समाज में उनको वरीयता दिया गया था। इस प्रकार से उनका मानना था कि अगर मैं बस में हूँ तो अफ्रीकी महिला को उठ जाना चाहिए और मुझे बैठने का मौका देना चाहिए। लेकिन रोज़ा ने इन चीज़ों का विरोध किया और बाद के ये वर्षों में ये एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है वर्तमान समय में। इसी के बाद यहाँ पे जो है नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुए थे अमेरिका में, और इसके बाद में 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया वहाँ पे। और इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो एक नागरिक है, जो अपने नागरिक होने का जिम्मेदारी अगर वो पूरा करता है, तो सरकार अगर कोई ऐसे कानून बनाती है जो कि विवादास्पद हो तो उन चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। जैसे कि आपने अगर राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा होगा तो जो अंग्रेज़ जो हमारे लिए कानून बनाते थे, वो कानून जो गलत होता था तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जैसे कि हमने रॉलेट एक्ट के बारे में जो हमने ऊपर देखा, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा इन चीज़ों का विरोध किया जाता था। ठीक है, ऐसे ही एक कानून जो है वो नमक आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। नमक तोड़ करके गांधी जी ने जो दांडी यात्रा आरंभ किया था, उन चीज़ों के बारे में आप जो है सुना होगा कि किस प्रकार से गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों का कानून तोड़ने का कार्य किया था। अब आगे हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार के कानून अगर लागू किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो कि समाज के ऊपर में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है,
तो एक अच्छे नागरिक को क्या करना चाहिए। एक तो हमने देखा कि जन आंदोलन जो है इसका माध्यम है, दूसरा अभिव्यक्ति के माध्यम के तहत जो है आप इन चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। और भी एक चीज़ है कि आप अदालत की शरण ले सकते हैं और आप अदालत जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं कि किस प्रकार से संविधान के बारे में बता सकते हैं कि ये संविधान किस प्रकार से समाज के लिए दमनकारी जो है सिद्ध हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। और लोकप्रिय और विवादास्पद जो कानून है उन चीज़ों को लेकर के ये नोट्स भी मैंने बना दिया कि नागरिक का विरोध होना चाहिए और विरोध के तरीके भी हैं। संचार माध्यम के तहत आपको विरोध करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए और न्यायालय जाना चाहिए उन कानूनों को लेकर के। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दिया गया है आपके बुक में, फेरी वाले के बारे में बताया गया आपके चैप्टर में। फेरी वाले वो हैं जो रोड के किनारे जो है ठेली लगाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए एक दिन ऐसा आदेश आता है एमसीडी का कि उनको फेरी लगाने से रोक दिया जाता है, तो वहाँ पे दो प्रकार का तर्क दिया जा सकता है कि एक तो फेरी वाले गरीब हैं तो उनको रोज़गार का अधिकार है तो उनको कमाना खाना चाहिए, और दूसरे तर्क ये भी दिए जा सकते हैं कि ये फेरी वाले की वजह से वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रह पाती है, ट्रैफिक जाम लगता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मध्यम मार्ग अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप फेरी लगाइए लेकिन इसको एक नियोजित तरीके से जो है इन चीज़ों को किया जा सकता है। इनके फेरी को अगर आप बंद करवा रहे हैं तो इनके लिए कहीं पे मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाया जा सकता है, जिससे कि उस मार्केट प्लेस में ये सारे अपने फेरी लगाएंगे और वहाँ पे अपना इनका रोज़गार का जो साधन है वो चीज़ें चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एक माना जाएगा कि ये अच्छा कानून है। सिर्फ इससे लोगों का हानि नहीं हो रहा है, लोगों की भलाई का कार्य भी किया जा रहा है। दरअसल जो कानून का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि समाज को सही रूप से चलाना और साथ ही साथ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और न्याय प्रदान करना। जो कानून का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लोगों को न्याय प्रदान करना। अब हम देखते हैं नागरिक का कर्तव्य क्या होता है सरकार में। जब हम लोकतांत्रिक सरकार में रह रहे हैं तो सरकार के कार्य पर नज़र रखना एक अच्छे नागरिक की निशानी है। सरकार के गलत कार्यों का आलोचना करना भी एक अच्छे नागरिक की निशानी है। और साथ ही साथ समय के बदलाव के साथ साथ जो नई समस्याएं समाज में पैदा होती है, इन चीज़ों को लेकर के, उन चीज़ों में सुधार को लेकर के मांग करना भी समय समय पे नागरिक के द्वारा मांग किए जाने के कारण ही सरकार जो है नई चीज़ों के ऊपर में जो है संज्ञान लेती है और उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करती है। तो ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है जो कि नागरिक समाज के लोगों को करना चाहिए लोकतंत्र में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कानून जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कानून का शासन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो याद रखने की चीज़ें, कानून बनने की जो प्रक्रिया है, भारत में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, वो हमने कानून बनाने की ये पूरा प्रक्रिया है, किस तरीके से समाज से मांग उठती है, प्रतिनिधि के पास जाता है, विधायिका के पास जाता है, फिर कार्यपालिका लागू करता है, फिर समाज में आता है और इस चीज़ को संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो न्यायपालिका प्रदान करता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कानून का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो लोग कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका जाते हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई है कि लोग इस चीज़ के खिलाफ जो है जो वहाँ पे जाया करते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कानून की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है समाज में अपराध को रोकने के लिए। आप देखिए अगर कानून नहीं होगा तो समाज अभी जिस प्रकार से व्यवस्थित है कोई रहेगा नहीं रहेगा, लोगों के अंदर में डर नहीं रहेगा। लोग कानून के डर की वजह से अपराध कम करते हैं। कानून है, लोगों के अंदर में डर है कि अगर मैं अपराध करता हूँ तो मुझे जेल हो सकता है, मुझे पुलिस पकड़ सकती है, जेल होगा, न्यायालय मुझे दंड दे सकती है। तो इस प्रकार से कानून का पालन करवाने का कार्य जो है पुलिस, न्यायालय और प्रशासन के द्वारा किया जाता है और अपराध को रोकने के लिए कानून जो है ज़रूरी माना जाता है। साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा के लिए अगर कानून नहीं होगा तो समाज में अलग अलग लोग रह रहे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, समाज में कोई निम्न तबके के लोग हैं, कोई उच्च वर्ग के लोग हैं, तो कोई शक्तिशाली है, कोई कमज़ोर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि कानून नहीं होगा तो पता चला शक्तिशाली वर्ग के जो लोग हैं वो निम्न वर्ग का शोषण करते रहेंगे, उनको दबाते रहेंगे, उनको मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, अपराध करते रहेंगे उनके विरुद्ध। तो इसलिए कानून की ज़रूरत पड़ी कि कानून बना करके इन चीज़ों को रोका जा सके।
समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यानी समाज में अगर कानून नहीं होगा, लोग नियम कानून को नहीं मानेंगे, तो समाज जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। नागरिक समाज अभी जिस प्रकार का है, जैसे हम लोग कहीं पे किसी कॉलोनी में इकट्ठे एक जगह शांतिपूर्वक रहते हैं, उस प्रकार से हम नहीं रह सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 10 बजे रात के बाद में डीजे बजाना अलाउड नहीं है। आप सोचिए कि अगर ये कानून नहीं होता तो पता चलता कि जो आपका पड़ोसी है वो पूरी रात डीजे बजाता है और आप सो नहीं पाओगे, तो अब देखिए कहाँ समाज व्यवस्थित रहेगा। इसमें क्या होगा, तो आप पड़ोसी से लड़ोगे, दोनों के मध्य जो है लड़ाई होगा, सरपुटव्वल होगा, पता चला वो उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, तो इस प्रकार से समाज जो है अव्यवस्थित हो जाती है। तो इसीलिए नियम और कानून होना ज़रूरी होता है, ताकि समाज को सही प्रकार से जो है संचालित किया जाए। नागरिकों को अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, कि हमारे पास में जो मौलिक अधिकार है इसका हनन न हो, इन चीज़ों के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो अगर कानून नहीं होगा तो हमारे अधिकार का हनन होगा कि नहीं होगा, नागरिक के अधिकार का हनन, आपका जो स्वतंत्रता है, आपका जो अधिकार है, उस चीज़ का हनन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कानून की ज़रूरत जो है हमें पड़ती है समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, नागरिक अधिकार के संरक्षण के लिए, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए और अपराध को रोकने के लिए जो है। ये हमने देख लिया कानून का पालन जो है कौन कराता है, कानून किस प्रकार से बदले जा सकते हैं। एक तो न्यायालय जा सकते हैं अगर सरकार के द्वारा गलत कानून बनाया जाता है तो, और साथ ही साथ हम सामाजिक आंदोलन और जनता के द्वारा मीडिया एवं अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम के तहत जो है उस कानून का विरोध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 था, ये ख़त्म हो गया। अब हम कल मिलेंगे, चैप्टर 5 को लेकर के आएंगे। और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अगर पसंद आए तो आप अन्य लोगों को भी भेजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उन चीज़ों के ऊपर में वीडियो लेकर के अवश्य आऊँगा। धन्यवाद।